एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बिजनेस लॉ के सिलेबस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो, या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर बिजनेस लॉ आपका सिलेबस है, तो एनआई एक्ट जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। जो हमने अभी तक डिस्कस किया था वो थे टाइप्स ऑफ एनआई। ठीक है, हमने चेक्स डिस्कस किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस किया, प्रोमिसरी नोट को डिस्कस किया, और जनरली एनआई के लिए क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो भी सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम देख रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर किस तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ये ज़रूरी क्यों है, क्यों अलग से क्लासिफिकेशन को पढ़ना है? क्योंकि इसकी वजह से किसी भी तरह के एनआई को इंटरप्रेट करना और हैंडल करना इजी हो जाता है। और किस तरीके का वो एनआई है, किस क्लासिफिकेशन के अंदर वो आता है, तो उसका मोड ऑफ नेगोशिएशन क्या होगा, किस तरीके से उसका ट्रांसफरेबिलिटी लीगल माना जाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनआई जो है वो भी पार्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। तो पहली कैटेगरी जिसके अंदर एनआई को क्लासिफाई किया जाता है वो है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 13 में जिसके बारे में बताया गया है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर नाम, पेई का नाम ब्लैंक है। पेई मतलब जिसको पैसे मिलने वाले हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, उसका नाम स्पेसिफाइड नहीं होता है। और इसको क्या कहते हैं? वहां पर ब्लैंक के साथ और बेयरर लिखा हो सकता है, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेगोशिएबल बाय मेयर डिलीवरी, जिसको दे दिया जाएगा वो उस पर पैसे ले सकता है। पेई का नाम कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। और कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जस्ट बाय हैंडिंग इट ओवर। तो ऐसे चेक्स जिसपे और बेयरर लिखा हो, कोई ब्लैंक चेक्स जिसपे कोई पे स्पेसिफाइड नहीं है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो बेसिकली सिर्फ आपको इतना समझना है कि ऐसा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसपे पे का नाम मेंशन नहीं है। हमने अलग अलग पार्टीज को देखा था। मेकर जो बनाने वाला है, पे जिसको उस पर पैसे मिलेंगे। जब पे का नाम ब्लैंक है या और बेयरर लिखा हुआ है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर बेयरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, अंडर सेक्शन 13। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स का। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये भी सेक्शन 13 के अंदर ही बताया गया है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेसिफिक पर्सन, जहाँ पे स्पेसिफिक हो, जैसे हमने प्रोमिसरी नोट में देखा था कि प्रोमिसरी नोट तब तक वैलिड नहीं हो सकता है लीगली जब तक वहां पर पे स्पेसिफिक ना हो, या किसी पर्सन के ऑर्डर पे पेएबल हो, या फिर जहां पर लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। ठीक है, लास्ट इंडोर्समेंट किसी के नाम पे किया गया हो। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और रिक्वायर्स एंडोर्समेंट बाय द पेई टू ट्रांसफर ओनरशिप। अब किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे? तो अगर कोई चेक है जो कि पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन है, जहाँ पे पेई का नाम लिखा हुआ है, प्रोमिसरी नोट्स जो हैं वो हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंस को देख सकते हो। ये पॉइंट वाइज दिया गया ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 11-12 में promissory notes, bill of exchange, checks drawn or made in India and payable in drawn upon any person resident in India। मतलब ऐसा कोई एनआई जिसको इंडिया में रहने वाले पर्सन ने बनाया है, और उस पे पैसे भी किसको मिलेंगे? इंडिया में ही रहने वाले पर्सन को मिलेंगे। वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जितनी भी पार्टीज होंगी सब अगर 3 पार्टी का इंस्ट्रूमेंट है तो तीनों पार्टीज इंडिया में हैं, 2 पार्टी का इंस्ट्रूमेंट है तो दोनों पार्टीज इंडिया में ही हैं, और इसके ऊपर इंडियन लॉज एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल, चेक्स ड्रॉन ऑन इंडियन बैंक्स, प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, ये सब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेबल इन मुंबई, ये क्या होगा? ये इनलैंड है।
Bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur, although it is stated to be payable in Singapore, फिर भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन जिसको उस पे पैसे मिल रहे हैं, जो पेई है, वो जोधपुर में रहता है। A resident of Agra drew, मतलब made a bill of exchange in Agra on B, a merchant in New York, and B accepted the bill of exchange as payable in Delhi. It is an inland bill of exchange. In this case, bill exchange was drawn in India and also payable in India. ठीक है, उसको बनाने वाला भी इंडियन है और जिसको उस पे पैसे मिल रहे हैं वो भी इंडियन है। तो अगर कोई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन कंट्री में इंडोर्स्ड हो, फिर भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही रहता है। अब यहाँ पर आप देखो, रेसिडेंट ऑफ मुंबई ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई ऑन बी, a merchant in Mathura. B accepted the bill of exchange as payable in London. It is also inland bill of exchange. In this case, the bill of exchange was drawn in India on a person resident in India. It is immaterial that the amount is payable in London. ठीक है, तो बनाने वाला और जिसको पेबल है वो दोनों अगर इंडियन है तो इंस्ट्रूमेंट को हम इंडियन इंस्ट्रूमेंट या इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो अगर ये सभी एग्जाम्पल्स इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स है, तो फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वैसे प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक्स जो कि ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया और पेबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो आउटसाइड इंडिया है और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो गए, इंडियन लॉज इस पे अप्लाई नहीं होंगे। चेक्स ड्रॉन ऑन फॉरेन बैंक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस, सॉरी नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं वैसे लोग, तो ये सब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक लाइबिलिटी आता है सेक्शन 134 के अंदर, लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल। तो सेक्शन 134 ऑफ एनआई एक्ट कहता है मेकर ड्रॉज लाइबिलिटी गवर्न बाय लॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएशन। ठीक है, जहां पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी जो एनआई है वो जिस कंट्री में बना है वहां का लॉ उस पर अप्लाई होगा। एक्सेप्टर्स इंडोर्सेस लाइबिलिटी डिटरमाइंड बाय प्लेस ऑफ पेमेंट, और जो एक्सेप्टर्स हैं या इंडोर्सर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? जिस प्लेस पे वो पेबल है वहां का लॉज उस पर एप्लीकेबल होगा। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएशन डिक्टेट्स मेकर्स ड्रॉज ऑब्लिगेशन, तो ऑब्वियसली जहां पर जिस कंट्री में वो ड्रॉ किया गया था वो वहां पर जो मेकर्स और ड्रॉर्स का लीगल ऑब्लिगेशन है अकॉर्डिंग टू उनके एनआई एक्ट वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 134 का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ये क्लैरिटी लाता है कि अगर कोई भी एनआई है जो कि इंडिया में बना हुआ नहीं है और पेबल भी इंडिया में नहीं है तो वहां पर क्या लॉज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जिस कंट्री में वो बना हुआ है उसके लॉज अप्लाई होंगे और जिस कंट्री में वो पेबल है उसके लॉज अप्लाई है। ये सारी चीजें क्लियर करता है सेक्शन 134 ऑफ एनआई एक्ट। Example, a bill of exchange is drawn by A in Berkeley where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India and is dishonored. An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate of 6% only. But if A is charged as drawer, he is liable to pay interest at 15%. ये example क्या कह रहा है? बर्कले में बना है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बर्कले में बना है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% है। और ये पेबल कहाँ था? वॉशिंगटन मतलब अमेरिका में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है। अब बिल का एंडोर्समेंट हुआ है इंडिया में और उसके बाद वो डिसऑनर हो गया है। अब डिसऑनर क्या है ये हम आगे देखेंगे, हम लोगों को के एनआई एक्ट के हिसाब से डिसऑनर क्या है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है। एन एक्शन ऑन द बिल इज ब्रॉट अगेंस्ट बी इन इंडिया। ठीक है, बी के अगेंस्ट केस कहाँ पे फाइल किया जा रहा है? इंडिया में फाइल किया जा रहा है। तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा? ये 15% वाला पे करेगा या 6% वाला पे करेगा? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल कह रहा है कि वो पर्सन 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेबल था वॉशिंगटन में। ठीक है, तो जो इंडोर्सर है उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? अभी हमने देखा सेक्शन 134 के अंदर जो इंडोर्सर है या पेई है उसके अंदर उसके ऊपर जिस कंट्री में पेबल हो बिल उस कंट्री का लॉज अप्लाई होता है। यहाँ पर आप फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एनआई का वो है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये रेफर करता है ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो कि इनकम्प्लीट हो, किसी ना किसी वे में वो इनकम्प्लीट हो, वहां पे ब्लैंक्स हो, वर्ड्स इनकम्प्लीट उस पर लिखा गया या सिग्नेचर नहीं हो,
डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। Holder of an inchoate instrument has authority to complete it by filling in any missing details, such as the amount within the limits specified therein or by the stamp affixed on the instrument. The person signing and delivering the inchoate instrument is liable to both the holder and holder in due course. However, there are distinctions in respective rights. Holder can recover only the amount intended to be paid by the signer. Holder in due course can recover the amount on the instrument within the limits covered by the stamp. अब पहले समझते हैं कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर होल्डर कौन है ये देखते हैं। तो होल्डर इज द पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट with his her name entitled on the instrument or receive payment from the parties liable। ठीक है, जिसका नाम हो उस इंस्ट्रूमेंट पे उसको हम होल्डर कह रहे हैं। द पार्टी दैट ट्रांसफर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी लीगली केपेबल। ठीक है, ए ने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर बी को दिया तो बी के पास लीगल टाइटल है उसको होल्ड करने का, लेकिन ए ने बनाकर सी को दिया था और वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह से बी के पास आ जाता है और फिर बी उसको डी को दे देता है, तो डी क्या होगा, डी होल्डर नहीं होगा, क्योंकि उसको लीगल बी के पास ही टाइटल नहीं था, तो डी के पास किस तरीके से आ सकता है। It does not include someone who finds a lost instrument payable to bearer or someone who is in the unethical possession of negotiable instrument। ये मैंने आपको कहा, जिसके लिए नहीं था वो negotiable instrument, वो अगर उसको लेकर किसी और को दे देता है for negotiation, तो वो person जिसको मिल रहा है वो holder नहीं होगा। A holder can become a holder before or after the maturity of the negotiable instrument. A holder cannot sue all prior parties. The instrument may or may not be obtained in good faith by the holder। ठीक है, तो होल्डर प्रायर पार्टीज उसके पहले जिसके जिसके पास गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको सू नहीं कर सकता है, और किसी के पास अगर अनएथिकली गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए ये नहीं बनाया गया था, उसके साथ में उसको नेगोशिएट नहीं किया गया है, तो वो पर्सन उसका होल्डर नहीं हो सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? It is a person who acquires a negotiable instrument in good faith for consideration before the instrument has become due for payment, without any knowledge of the defective title of the party who transferred the instrument to him or her। A ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, B को दिया, ठीक है, अब B ने उसको नेगोशिएट किया C को, बट C से जो इंस्ट्रूमेंट था वो खो गया। ठीक है, तीन पार्टीज इन्वॉल्व हुई अभी तक यहाँ पर। A ने दिया B को, B ने दिया C को, बट सी से ये खो जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है ई को, ई को मिल जाता है और वो दे देता है एफ को। ठीक है, और एफ से वो कुछ पैसे भी लेता है। सो लेट्स से अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अमाउंट 1000 रुपीज मेंशन था, तो वो एफ से कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज में 1000 रुपीज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ जिसपे तुम जाके 1000 रुपीज का पेमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर एफ क्या हो गया, एफ हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। कैसे? क्योंकि उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया इन गुड फेथ, उसको पता नहीं था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ई का नहीं है, उसको खोया हुआ मिला था। ठीक है, और उसने कंसिडरेशन भी दिया, उसने पैसे भी दिए उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो यहाँ पर एफ जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। और बी और सी क्या है, ये दोनों होल्डर है। ई क्या है, ई होल्डर भी नहीं है। ओके, और एफ को मेच्योरिटी के पहले मिलना चाहिए। मेच्योरिटी मतलब जो डेट मेंशन है कि इस डेट पे ये पेबल होगा, उस डेट के पहले अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एफ को मिलता है फॉर अ कंसिडरेशन इन गुड फेथ, तो एफ विल बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, तो यही डिफरेंस है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का, और तब इनके लीगल लाइबिलिटीज वो हो जाते हैं जो अभी हमने इसके पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन साइंड अ ब्लैंक एक्सेप्टेंस ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड kept it in his drawer। ठीक है, द बिल वॉज स्टोलन बाई एक्स। ब्लैंक बिल रखा एक पर्सन ने अपने ड्रॉर में और वहां से वो चोरी हो गया, एक्स ने चुरा लिया। ही फिल्ड इट अप फॉर 20,000। ठीक है, ब्लैंक रखा हुआ था, साइन करके उसने ब्लैंक बिल ऑफ एक्सचेंज रख दिया, उस पर अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। एक्स ने क्या किया, उसको चुराया और उस पर 20,000 अमाउंट लिख दिया। नेगोशिएटेड इट टू एन इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू। ठीक है, जिसे मैंने अभी आपको बताया। अब एक्स ने क्या किया, लेट्स से फिर से एफ का एग्जांपल ले लेते हैं। उसको वो 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज, लेट्स से 1000 रुपए देकर उसने कहा कि मैं ये 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज तुमको दे रहा हूँ, इस पे तुम जाके 20,000 ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम मुझे 1000 रुपीज दो। अब एफ को नहीं पता था कि एक्स ने
वो बिल ऑफ एक्सचेंज चुराया है, ठीक है, एफ उससे ले लेता है। अब एफ क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट साइनर टू द ब्लैंक एक्सेप्टेंस वॉज नॉट लाइबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकॉज ही नेवर डिलीवर्ड द इंस्ट्रूमेंट intending it to be used as negotiable instrument. Further, as a condition of liability, the signer as maker, drawer, endorser or acceptor must deliver the instrument to another. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर्सन ने इसको बनाया था ए ने, उसने तो किसी को दिया नहीं था, ठीक है, उसने सिर्फ उसको अपने ड्रॉर में रखा था, तो इसीलिए वो पेमेंट करने को लायबल नहीं है टू एफ, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर ए ने उसको ब्लैंक एक्सेप्टेंसी देके और साइन करके किसी और को दे दिया होता, ठीक है, लेट्स से उसने बी को दे दिया होता, और उसके बाद बी से वो चोरी होकर एक्स के पास आ जाता, तब ए वहां पर लायबल होता है एफ को पे करने के लिए, एज एफ इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, इधर एज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब उसको देख के पता नहीं चल सकता है कि वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, ठीक है, तो किस कैटेगरी में उसको डाला जाए इसको लेके कंफ्यूजन होता है। तो according to section 17, holder has discretion to treat the ambiguous instrument as either a promissory note or bill of exchange. तो होल्डर, लेट्स से ए ने बनाया ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो एम्बिग्यूअस है, जिसपे क्लैरिटी नहीं है कि वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसने दिया वो बी को, बी हो गया होल्डर, ठीक है। अब बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसाइड करता है, कि वो उसको प्रोमिसरी नोट मान रहा है या बिल ऑफ एक्सचेंज मान रहा है। और एक बार बी ने उसको प्रॉमिसरी नोट अगर मान लिया और फिर वो आगे सी को नेगोशिएट करता है, उसको सी को ट्रांसफर करता है, तो सी भी उसको प्रॉमिसरी नोट ही मान सकता है, उसके पास इलेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज मानेगा या प्रॉमिसरी नोट मानेगा। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।